इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। बहुत ही विभत्स दृश्य था वहां का, और लाशें ही लाशें थी। उन लाशों पर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थी। इतनी भीषण रेल दुर्घटना पिछले 100 सालों में नहीं घटी थी। 3 रेलगाड़ियां, जिसमें एक मालगाड़ी शामिल थी, उनकी बोगियां एक दूसरे पर पूरी तरह जड़ी हुई थी। ट्रेन की जनरल बोगी समेत स्लीपर क्लास और एसी की कई बोगियां एकदम तहस नहस हो गई थी। शायद कोई भी नहीं बचा था उनमें। 72 घंटे हो गए थे इस भयानक दुर्घटना के, लेकिन लाशों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी था। बचाव दल वाले पूरे मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। ट्रेन की बोगियों में फंसे लोगों को ट्रेन के डिब्बों को काट कर निकाला जा रहा था। एम्बुलेंस और बोगियों को काटने वाली मशीन की आवाज सुनकर भी डर लग रहा था। एम्बुलेंस में घायल कम, लाशें ज्यादा ले जाई जा रही थी। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनों की तलाश में भटक रहे थे। बचाव दल वालों से उन्हें उम्मीद थी कि वो उनके अपनों को शायद निकाल लाए। मेरा बेटा, मेरा 18 साल का जवान बेटा, उसे कुछ मत होने दीजिए। उसे भगवान के लिए निकाल दीजिए। वो अंदर फंसा है। वो देखिए ना, उसके हाथों में हरकत हो रही है। उसे निकाल लीजिए, उसे निकाल लीजिए। माँ ऐसी ही होती है शायद। जहाँ उम्मीद ना हो वहां पर भी उम्मीद लगा बैठती है। उसका जवान बेटा मर चुका था, बेजान पड़ा था उसका शरीर। फिर भी उसे लग रहा था कि उसके हाथों में हरकत हो रही है, और चीख पुकार मची हुई थी। कोई अपने मासूम बच्चे की लाश को देखकर बार बार बेहोश हो रहा था, तो कोई अपने बूढ़े पिता के मृत शरीर को घूर घूर कर देख रहा था। कोई अपनी पत्नी के मृत शरीर को सीने से चिपकाए रो रहा था, तो कोई अपने पति की लाश से बातें कर रही थी। कहा था जिंदगी भर साथ निभाओगे। अरे कहा था ना। फिर बीच रास्ते में क्यों छोड़कर चले गए? अरे बोलो ना, क्यों चले गए? अब मेरी मांग सुनी हो जाएगी। अब है मेरी मांग में सिंदूर देखना तुम्हें बहुत पसंद था ना। अब कभी नहीं लगा पाऊंगी मैं सिंदूर, कभी नहीं। बचाव कार्य तो जारी था, लेकिन अब जिंदा बचे लोगों की उम्मीद कम ही थी। लेकिन उस दर्दनाक मंजर वाली जगह पर भी लोगों के चित्कार और लाशों की भयंकर दुर्गंध के बीच फोटोग्राफर दिनकर फोटो ले रहा था। वह एक प्राइवेट अखबार में फोटोग्राफर का काम करता था। एक्सीडेंट के हर एक सीन को वह बारीकी से अपने कैमरे में उतार रहा था। उस भयानक और चीख पुकार वाले स्पॉट को देखकर उसकी आंखें भी भीग रही थी। लाशों को देख उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। लेकिन उसे अपना काम करना था, क्योंकि उसी से तो उसका घर चलता था। उसने कई सारी फोटो खींची, और सारी तस्वीरें ऐसी कि कोई साधारण इंसान उसे देखे तो खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख जाए। तस्वीरें खींचकर वो उन तस्वीरों को जूम करके भी देख रहा था कि ठीक आई है कि नहीं। ऐसे ही एक तस्वीर को जब वो जूम करके देख रहा था, तभी अचानक वो एकदम से डर गया। बड़ी ही भयानक लाश की तस्वीर थी वो। उसकी दोनों आंखें बाहर को निकल गई थी, और वो आंखें ऐसा लग रहा था कि दिनकर को ही घूर कर देख रही है। तभी वहां अचानक बारिश शुरू हो गई। एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊपर से बारिश। दिनकर का काम लगभग हो चुका था, इसलिए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसकी आंखों के आगे दुर्घटना स्थल का ही सीन घूम रहा था। दिनकर घर पहुंच गया था। पिछले 2-3 घंटे से वो बहुत ही बिजी था। हर दिन लाशों की तस्वीर खींचना, उसे स्कैन करके ऑफिस ईमेल और पोस्ट दोनों करना उसका काम था। उस रात भी वो यही कर रहा था। रात के यही कोई 12:30 बज रहे थे, और खामोशी ही खामोशी छाई हुई थी। दिनकर एक बार फिर से अपनी खींची तस्वीरों को जूम करके देख रहा था, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्योंकि अगर एक भी तस्वीर खराब पोस्ट होती या क्लियर पोस्ट नहीं होती, तो उसे अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो एक बार फिर से उन तस्वीरों को जूम करके देखने लगा, धीरे धीरे बारीकी से। लेकिन तभी फिर से उस तस्वीर पर उसकी निगाह टिक गई। वह जल्दी से उसे हटाकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे लगा कि उस लाश की आंखें तस्वीर से एकदम से बाहर निकल आई हैं और उससे कह रही है कि अरे मैं तो अब मर गया, अब मेरे मुर्दा शरीर को छोड़ दे, छोड़ दे।
दिनकर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे को बंद किया और सिगरेट जलाई। सिगरेट का कश लगाते हुए वो अपने आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी कुर्सी के पीछे कोई है। वह तेजी से पीछे घुमा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। दिनकर अब पूरी तरह डर गया था। उसे ना तो उन तस्वीरों को देखने का मन कर रहा था और ना ही अपने कैमरे को, लेकिन तस्वीर तो उसे किसी भी शर्त पर अपने बॉस को भेजनी ही थी। उसने एक बार फिर से हिम्मत की और खींची गई उन तस्वीरों को, जिसकी उसने प्रिंट भी निकाल रखी थी, टेबल पर इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके कमरे का बंद पंखा ना जाने कैसे ऑन हो गया। सारी तस्वीरें इधर उधर उड़ने लगी। अरे ये पंखा ये कैसे ऑन हो गया? इतनी सर्दी है यहाँ। उसने पंखे का स्विच ऑफ किया और बिखरी पड़ी सारी तस्वीरों को इकट्ठा किया और अपनी टेबल पर उसे रखा। उसके बाद एक एक कर फोटो वो धीरे धीरे स्कैन कर रहा था। लेकिन तभी फिर से उसके कमरे का पंखा ऑन हो गया और तस्वीरें फिर से उड़ने लगी। दिनकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह पंखा ऑफ करने के लिए उठने ही वाला था कि तभी पंखा अपने आप बंद हो गया। दिनकर ने सारी बिखरी तस्वीरों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और उसे अपनी टेबल पर रखे बड़े से पेपर वेट से दबाकर रख दिया। और उसके बाद एक एक कर अपने कैमरे की तस्वीरों को स्कैन कर अपने कंप्यूटर पर सेव करने लगा, ताकि वो सारी तस्वीरें एक साथ ही अपने बॉस को ईमेल कर सके। वह तस्वीरों को स्कैन करने में मगन था। लेकिन तभी दिनकर को ऐसा लगा कि कोई फिर से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसकी तेज तेज सांसों की आवाज वो बिल्कुल साफ साफ सुन सकता था। एक बार फिर से दिनकर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ समझ आता उसके पहले उसने देखा कि उसके पास रखे पेपर वेट पर किसी की उंगलियां हैं। उन उंगलियों को देखकर दिनकर का चेहरा पीला पड़ गया। वह वहां से भागने वाला था, लेकिन उसके पहले ही वो पेपर वेट हवा में उड़ा। ऐसा लगा कि किसी ने उसे अपने हाथों से उठाया है और फिर उसने उस पेपर वेट को दिनकर के सिर पर जोर से मार डाला। दिनकर की चीख निकल गई। उसके सिर से खून बहने लगा। दिनकर दर्द से बिलबिला रहा था। तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसके सिर के बालों को पकड़ा और उसे खींचकर जमीन पर पटक दिया। दिनकर को पहली बार लगा कि कोई साया उसके पास खड़ा है। उसके बाद उस साये ने दिनकर के बालों को फिर से खींचकर पकड़ा और उसे उसके कमरे के बाहर की ओर घसीट कर ले जाने लगा। माया, गुड़िया, गुड़िया, रे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दिनकर चीख चीख कर अपनी पत्नी माया और अपनी 7 साल की बेटी गुड़िया, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे आवाज देने लगा। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो साया उसे खींचकर सीढ़ियों के पास ले गया और उसे सीढ़ियों से नीचे की ओर खींचने लगा। दिनकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसका पूरा सिर खून से भर गया था और सिर से निकला खून सीढ़ियों पर निशान छोड़ता जा रहा था। उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस धुंधलाहट में भी उसे दर्दनाक स्थल की सारी लाशें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वो लाशें जिंदा थी और उसकी ओर घूर रही थी। एक 7-8 साल का मासूम बच्चा उसे न सिर्फ घूर रहा था, बल्कि उसकी आंखों में कई सवाल थे। अचानक उन सभी ने मिलकर दिनकर पर हमला कर दिया और उसके शरीर को नोचने लगे। दिनकर दर्द से करा उठा और फिर से उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्ला उठा, माया! ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।